हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री बाय सतीश चंद्रा जी। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 में राइज ऑफ मलिक अंबर एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ मुगल अटैम्प्ट एट कंसोलिडेशन। ओके, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि अभी तक हमने देखा था कि अकबर ने किस तरह से डेक्कन वाले पार्ट में काफ़ी सारे जो एरियाज थे, बैरार, अहमदनगर, गुजरात, उन सबको कॉन्क्वेस्ट करने पे वो मतलब उनको करने की कोशिश कर रहा था। और काफ़ी हद तक जो चीज़ें थी जैसे कि बैरार हो गया, अहमदनगर हो गया, गुजरात, वो उसके कंट्रोल में आ भी गया था। लेकिन अब यहीं इसी बीच एक पावर दिखाई देगी मलिक अंबर की, जो काफ़ी हम कहेंगे काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। और यहाँ फ्रस्ट्रेशन देखने के लिए की मिलेगी क्योंकि मुगल्स ने बहुत सारे अटैम्प्ट किए अपनी पावर को डेक्कन में कंसोलिडेट करने के लिए, लेकिन वो हर बार जितनी वो सक्सेस चाहते थे उतना सक्सेसफुली वो नहीं हो पाया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। अगर आपको ये चीज़ में सब चीज़ों को अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको ज़रूरी रहेगा कि आप मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं आप उनको देखें। ओके, राइज ऑफ मलिक अंबर, फ्रस्ट्रेशन ऑफ मुगल अटैम्प्ट कंसोलिडेशन। आफ्टर द फॉल ऑफ अहमदनगर एंड कैप्चर ऑफ बहादुर निज़ाम शाह बाय द मुगल। अब अगर किसी को यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो उसे देखिए प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी कहानी ये पूरी हमने वहीं अच्छे से पढ़ ली थी। अब जब अहमदनगर का फॉल हो जाता है और जो बहादुर निज़ाम शाह है ना, उनको भी कैप्चर कर लेते हैं मुगल, तो अब जो स्टेट था अहमदनगर वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट वुड हैव इन ऑल प्रोबेबिलिटी बीन स्वेलोड अब बाय द नेबरिंग स्टेट बट फॉर द राइज ऑफ द रिमार्केबल मैन। तो जैसे ही देखा है ना, कोई भी एम्पायर जब बहुत ज़्यादा वीक पड़ता है तो सबसे पहले जो उसके आसपास के छोटे छोटे स्टेट होते हैं वो अपने आप में सोचते कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसी बीच में एक रिमार्केबल मैन, किसके बारे में बात की जा रही है, मलिक अंबर के बारे में बात की जा रही है। ये एक एबेसियन था। ठीक है, इसका जो जन्म था वो इथोपिया में हुआ था। ये इनके बारे में बताया हुआ है, कुछ इनकी हिस्ट्री बताई हुई है। इससे ज़्यादा इनकी अर्ली लाइफ के बारे में और करियर के बारे में कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि एक अबेसियन थे और इनका जो जन्म था वो इथोपिया में हुआ था। आगे देखते हैं इनके बारे में। इट सीम्स दैट हैज़ पुअर पेरेंट्स सोल्ड हिम एट द स्लेव मार्केट ऑफ बगदाद। कि इनके जो माँ बाप थे बहुत गरीब थे और इतने गरीब थे कि उन्होंने अपने बेटे को, मलिक अंबर को, बगदाद की एक स्लेव मार्केट में बेच दिया था। इन कोर्स ऑफ टाइम ही वॉज परचेज बाय द मर्चेंट। और इसी बीच हुआ क्या था, एक मर्चेंट जो काफ़ी रिच था उसने इनको खरीद लिया और बहुत ही अच्छे से उसको ट्रीट किया। और फिर बाद में वो किसी काम से भारत आया डेक्कन वाले एरिया में, और वहीं पर ही वो अपने साथ मलिक अंबर को भी ले आया। ठीक है, मलिक अंबर रोज इन अ सर्विस ऑफ चंगेज खान। अब यहाँ चंगेज खान वो वाला चंगेज खान मत समझ लेना, ये चंगेज खान को देखो कौन है, अ फेमस इन्फ्लुएंशियल हबशी नोबल ऑफ मुर्तज़ा निज़ाम शाह। ये मुर्तज़ा निज़ाम शाह वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसके अंडर जो चंगेज खान था, है ना, ये मुर्तज़ा निज़ाम शाह के अंडर उसका एक नोबल था चंगेज खान। ठीक है ना, ये चंगेज खान नोबल था किसका, मुर्तज़ा निज़ाम शाह का। ओके, तो यहाँ पर इसके अंडर लाकर मलिक अंबर ने काफ़ी टाइम तक काम किया। When the मुगल invaded अहमदनगर, अंबर एट फर्स्ट वेंट टू बीजापुर। जब मुगल ने इन्वेड किया अहमदनगर को तो उस टाइम पे जो अंबर था वो कहाँ गया हुआ था, मतलब कहाँ चला गया था, बीजापुर गया था कि भाई ठीक है मैं भी अपना लक आजमाने की कोशिश करता हूँ। बट ही सून केम बैक एंड इनरोल्ड हिमसेल्फ इन द पावर ऑफ हब्सी अबेसियन पार्टी विच वॉज अपोज टू चांद बीवी। लेकिन फिर वहाँ पर कुछ नहीं काम बने इसके, तो ये वापस आ गया। वापस आने के बाद इसने खुद को इनरोल किया जो हब्सी पार्टी थी। ठीक है, अपेसियन पार्टी थी जो अपोज कर रही थी किसको, मतलब ये उनके साथ मिल गया जो चांद बीवी के खिलाफ थी। अब जिसको चांद बीवी नहीं पता उसको भी देखो लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि चांद बीवी की अपनी एक अलग स्टोरी है। आफ्टर द फॉल ऑफ अहमदनगर, मलिक अंबर फाउंड अ निज़ाम शाही प्रिंस विद हर टैक्टिक्स सपोर्ट ऑफ द रूलर ऑफ बीजापुर सेट अप हिम एज अ मुर्तज़ा निज़ाम शाह सेकेंड। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, चांद बीबी की तो डेथ हो गई थी, है ना, इन्हीं के नॉवेल्स ने इनको मिलके मार दिया था। देखो जब फॉल हो गया अहमदनगर का, अब जो मलिक अंबर है यहाँ पर देखो वो खुद से तो एकदम से यहाँ पर किंग बन नहीं सकता था। उसने क्या करा, उसे सिर्फ नाम के लिए एक पपेट रूलर चाहिए था, तो उसने एक निज़ाम शाही प्रिंस को ही चुना उस चीज़ के लिए, और क्या कर दिया, जो बीजापुर का रूलर बना दिया उसको। ठीक है, और उसको क्या नाम दिया, मुर्तज़ा निज़ाम शाह सेकेंड। क्या नाम दिया, मुर्तज़ा निज़ाम शाह सेकेंड। और खुद उसका पेशवा बन गया, है ना, जो असली रूलर, मतलब ये तो बन गया एक तरह से पपेट रूलर, और डिफैक्टो रूलर कौन बन गया, ये खुद बन गया मलिक अंबर। सारी जो पावर्स है वो इसके कंट्रोल में है। अ टाइटल विच हैड बीन कॉमन इन अहमदनगर मच अर्ली। और ये पेशवा का टाइटल तो ये तो पता ही है बहुत पहले से ही चल रहा था अहमदनगर के अंदर, तो खुद पेशवा बन गया और उस निज़ामी शाह प्रिंस को क्या बना दिया, रूलर बना दिया। मलिक अंबर गैदर्ड अराउंड हिम अ लार्ज बैंड ऑफ मराठा ट्रूप्स और बारगीज। देखो यहाँ तक पहुँचने में जो मलिक अंबर है, इसकी जो सबसे ज़्यादा मदद करी है, हेल्प करी है, वो करी थी मराठा ट्रूपर्स ने, जिन्हें बारगीज भी बोलते थे। इसलिए मराठाओं का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इसकी सक्सेस में। द मराठा वर एडप्ट इन रैपिड मूवमेंट
एंड इन प्लंडरिंग कटिंग ऑफ द सप्लाईज ऑफ एनिमी ट्रूप्स। जो ये मराठा थे, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, ये लड़ने में इतने ज़्यादा तेज़ हुआ करते थे कि ये एकदम से आते थे, है ना, एकदम से आए, लूटपाट करी, फिर वापस चले गए, फिर एकदम से आए, फिर लूटपाट, मतलब वहाँ जो इनसे लड़ने के लिए आया ना, उसे होश भी नहीं आता था कि वो उसका कब कोई आके इन पर अटैक कर गया और कब वहाँ से चला गया, है ना। इतना तगड़ा इनका अटैक होता था और इसी को बोलते थे गोरिल्ला वॉरफेयर बोलते थे, ठीक है। एडिशनल विद द मराठा इन द डेक्कन, तो ये जो मराठा था ये बहुत एक्सपर्ट थे इसमें, गोरिल्ला वॉरफेयर में, ठीक है। द मुगल वर नॉट यूज टू इट, और मुगल इस वॉर के बारे में जानते नहीं थे, मतलब जो टैक्टिक्स थे इसके बारे में जानते नहीं थे। तो यहाँ पर इसलिए जो मुगल जब भी इधर आने की कोशिश करते थे साउथ में, तो ये मराठा उन पर बहुत भारी पड़ते थे। विद द हेल्प ऑफ द मराठा, अंबर मेड इट डिफिकल्ट फॉर द मुगल्स टू कंसोलिडेट अ पोजीशन इन बेरार, अहमदनगर और बालाघाट। तो मलिक अंबर ने मराठाओं की मदद लेकर मुगलों के लिए बहुत मुश्किल कर दिया था उनकी पावर को बैरार, अहमदनगर और बालाघाट में, मतलब आप बोल सकते हो डेक्कन वाले एरिया में अपनी पावर को कंसोलिडेट करके रखना मुगलों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि मलिक अंबर किसका सपोर्ट ले रहा था, वो ले रहा था मराठाओं का। द मुगल कमांडर इन द डेक्कन एट द टाइम वॉज अब्दुल रहीम खाने खाना। इस टाइम पे जो मुगल कमांडर थे डेक्कन वाले एरिया में वो थे अब्दुल रहीम खाने खाना, जो काफ़ी काबिल थे, ओके। ही इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट इन अंबर इन 1601 इन तेलंगाना एट अ प्लेस कॉल्ड नेंदर, ठीक है। आप यहाँ पर पहुंचे ये आप मलिक अंबर के सामने, और इन्होंने मलिक अंबर को हरा भी दिया 1601 में तेलंगाना में। हाउएवर ही डिसाइडेड टू मेक अ फ्रेंड, लेकिन खाने खाना ने क्या सोचा कि उनको कोई लड़ाई करके नहीं रखनी थी अब तो उससे ये अंबर से, ठीक है ना, मलिक अंबर से उन्हें लड़ाई नहीं करनी थी, उन्होंने उनको अपना फ्रेंड बनाया। सिंस ही कंसिडर्ड इट डिजायरेबल दैट देयर शुड बी स्टेबलाइजिंग इन द रिमेनिंग निज़ाम शाही किंगडम, क्योंकि ये चाहते थे कि जो डेक्कन वाला एरिया है वहाँ पर शांति बनी रहे, पीस बना रहे, वो लोग ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश ना करें और उनकी वजह से जो मुगल हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, तो वो चाहते थे कि ठीक है एक दोस्ती बनी रहे। इन हिज टर्न अंबर ऑल्सो फाउंड इट यूजफुल टू कल्टिवेट द फ्रेंडशिप ऑफ खाने खाना। दूसरी तरफ अंबर भी इस बात को समझ गया था कि अब दोस्ती निभाने में ही ज़्यादा फायदा है, वरना तो आपस में लड़ते वड़ते रहेंगे। तो पहले से वो इंटरनल राइवल्स को फेस कर रहा था, है ना, जिस एरिया पे वो रूल कर रहा था उसी के अंदर जो नॉबल्स वगैरह थे या और उसके जो राइवलरीज थे वही उसको जीने नहीं दे रहे थे, भाई वही मुश्किलात खड़ी कर रहे थे। ऊपर से वो नॉर्थ में से वो मुगलों से और दुश्मनी ले तो उसने सोचा कि पहले मैं अपने आप को एक्सटर्नली क्या कर लेता हूँ, अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद तो फिर ये इंटरनल राइवल्स तो चलते ही रहेंगे। हाउएवर आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर व्हेन द पोजीशन ऑफ द मुगल्स इन द डेक्कन बिकम वीक, अब उसी बीच अकबर की डेथ हो जाती है और जिस वजह से जो मुगलों का एक पोजीशन होती है डेक्कन में अब वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग जाएगी, क्योंकि मुगल कमांडर्स के बीच में ही डिफरेंसेस आने लग जाएंगे। इसी बात का फ़ायदा उठाता है अंबर। अंबर ने सबसे पहले यहाँ से जो कैंपेन थे मुगलों के उनको बैरार से बाहर खदेड़ दिया, बालाघाट से भी अहमदनगर से भी, क्योंकि उसको पता था कि मुगल अब उतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। इन दिस एंटरप्राइजेस ही वॉज हेल्प बाय इब्राहिम आदिल शाह। ये सब करने में मलिक अंबर की मदद कौन करता है, तो ये सब करने में मलिक अंबर की हेल्प करता है इब्राहिम आदिल शाह, जो बीजापुर का रूलर था, ठीक है। बीजापुर का रूलर इब्राहिम आदिल शाह ने बहुत मदद करी किसकी, मलिक अंबर की, मुगलों को वहाँ से निकालने में। हु कंसिडर्ड इट नेसेसरी दैट द निज़ाम शाह शुड कंटिन्यू एज अ बफर बिटवीन द बीजापुर एंड द मुगल। क्यों कर रहा था, क्योंकि बीच में बफर स्टेट यही था, जो बीजापुर है वो बीच में बफर स्टेट था, ओके। एक सेकेंड ज़रा, तो ये बीजापुर है, ये बीच में बफर स्टेट की तरह काम करते, पता था कि अगर उधर से कोई अटैक आएगा तो पिसूंगा तो मैं भी, तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं भाई अपने पड़ोसी की मदद करूँ। ही गेव अंबर द पावरफुल फोर्ट, इसने इसकी मदद किस तरह से करी, एक बहुत ही पावरफुल फोर्ट अंबर को दे दिया, और ये फोर्ट कौन सा था, कंधार इन तेलंगाना। कहा कि आप अपनी फैमिली को यहाँ पर रखिए और जो भी आपका ट्रेजर्स है या जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। ही ऑल्सो लैंड हिम 10,000 हॉर्समैन, ठीक है, 10,000 घुड़सवार भी दिए, ओके, जो उसकी टेरिटरी को भी पूरा अच्छे से देखें। द ट्रीटी सीमेंटेड बाय मैरिज अलायंस, यहाँ तक कि इब्राहिम आदिल शाह और मलिक अंबर के बीच में मैरिज अलायंस भी हुए। उन्होंने क्या करा, अपनी बेटी की शादी किससे करवा दी, वन ऑफ द लीडिंग एथोपियन नोबल ऑफ बीजापुर विद मलिक अंबर सन, ठीक है ना। तो आदिल शाह ने अपनी बेटी की शादी किससे करवा दी, मलिक अंबर के सन से करा दी। द मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड इन 1609, तो 1609 में ये शादी हो गई। ग्रेट रिजॉइसिंग वाई विद आदिल शाह गिविंग अ हैंडसम डाउरी टू ब्राइड, और यहाँ पर आदिल शाह ने एक अच्छी खासी दहेज, है ना, दहेज भी दिया, डाउरी भी दी, और यहाँ पर 80,000 का तो जो फायर वर्क है ना सिर्फ उसी पे खर्च किए गए। तो सब समझ सकते हो कितनी आलिशान शादी करी होगी। फोर्टिफाइड विद द सपोर्ट ऑफ बीजापुर विद द एक्टिव एड ऑफ मराठा, अंबर सून फोर्स्ड खाने खाना टू रिट्रीट टू बुरहानपुर। अब देखो अंबर के पास सपोर्ट, अभी तक तो मराठा का सपोर्ट था उसके पास, है ना, अब उसे बीजापुर की तरफ से भी सपोर्ट मिलने लग गया। तो इन दोनों के सपोर्ट से उसने जो खाने खाना है उसको वहाँ से निकाल दिया, है ना। खाने खाना को वापस कहाँ पर अब
रुका हुआ है खाने खाना, बुरहनपुर है ना, यहाँ से निकाल दिया। दस बाय 1610 ऑल द गेन इन द डेक्कन मेड बाय अकबर वर लॉस्ट। 1610 में से पहले पहले अकबर ने जितनी भी यहाँ पर मतलब जो चीज़ें जो गेन करी थी वो यहाँ पर सब छूट चुकी थी अब। ऑल्दो जहांगीर सेंट सिंह परवेज टू द डेक्कन विद अ लार्ज आर्मी। अब जहांगीर ने किसको भेजा, प्रिंस को भेजा, क्या नाम था उस प्रिंस का, परवेज को भेजा कि डेक्कन में जाओ एक बड़ी सी आर्मी लेके और ये मलिक अंबर को वहां से निकाल फेंको। इवन अहमदनगर वॉज लॉस्ट एंड परवेज हैड टू कंक्लूड अ डिसग्रेसफुल पीस विद अंबर। अब इनके हाथ से अहमदनगर वगैरह सब निकल गया और एक डिसग्रेसफुल पीस ट्रीटी हुई अंबर के साथ। The affairs of Malik Ambar continued to prosper and the Mughal were not able to reassert themselves as long as he had solid support of the Maratha and other elements in the Deccan. But in the course of time, Malik Ambar became arrogant and the alienated his allies. अब देखो होता क्या है, होता ना जब किसी को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलनी शुरू हो जाती है, चीज़ें उसके हिसाब से बहुत चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान एरोगेंट हो जाता है। यहाँ पर भी यही चीज़ लेके मरेगी मलिक अंबर को। मलिक अंबर को लग रहा है कि भाई बहुत पावरफुल हो रहा है, अब उसके सामने मुगल भी नहीं टिक पा रहे हैं, तो उसमें अब वो क्या हो गया, एरोगेंट हो गया है ना। जो उसके खुद के दोस्त हैं उनके साथ भी वो बस अजनबियों वाला व्यवहार करने लगा। खाने खाना हु हैड गेन बीन पोस्टेड एज द मुगल वाइसरॉय ऑफ द डेक्कन टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। अब खाने खाना ने क्या सोचा कि उन्होंने सोचा कि इसकी इसी कमजोरी का मैं फ़ायदा उठाऊंगा, ये लोगों से दुश्मनी मोल ले रहा है, जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं है ना, ये अपने अहंकार में आके ये उन्हीं को क्या कर रहा है, अब खुद से दूर कर रहा है अपने इस बिहेवियर की वजह से, मैं इसी बात का फ़ायदा उठाऊंगा। खाने खाना ने इसी बात का फ़ायदा उठाया, सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, और उन्होंने जो उस समय हब्सी जो नौबस थे या दूसरे मराठा नौबस थे, जैसे कि जगदेव हो गए, बाबाजी कट्टे हो गए, उदम जी, इन सबको क्या कर लिया, अपनी साइड कर लिया। जहांगीर हिमसेल्फ वॉज वेल अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ मराठा, क्योंकि जहांगीर को खुद इस बात का अंदाजा था कि जो मराठा है वो कितने पावरफुल हैं। ही ऑब्जर्व इन हिज मेमोर दैट द मराठा आर हार्डली लॉट एंड आर द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। उन्होंने अपने मेमोर में भी मराठाओं के बारे में लिखा है कि वो कितने बहादुर थे और किस तरह से पूरी कंट्री में उन्हें अपना सेंटर बनाने से, मतलब जो जहांगीर है वो चाहता था साउथ में अपना पूरा पावर दिखा सकता था, लेकिन किस तरह से मराठाओं ने एक उन्हें कड़ी टक्कर दी। With the help of the Maratha Sardar, खाने खाना inflict a crushing defeat on the combined force of अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा। या खाने खाना ने मराठाओं को भी अपनी तरफ ले लिया। मराठाओं को लगा कि भाई ये तो हम इसकी इतनी मदद कर रहे हैं मलिक अंबर की, और ये हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, इससे सही तो मुगल ही है ना। तो खाने खाना ने इस तरह से जो मराठा सरदार हैं उनको अपनी साइड कर लिया और अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा को तीनों को मिलके हरा दिया। ठीक है, खाने खाना ने मराठाओं के साथ मिलकर इन तीनों की आर्मी को हरा दिया। किसकी तीनों आर्मी को, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा की आर्मी को 1616 में हरा दिया। मुगल ऑक्यूपाइड द न्यू निज़ाम शाही कैपिटल खिरकी। मुगलों ने यहाँ पर जो नई कैपिटल बनी थी खिरकी, उसको जीत लिया और जितनी भी वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह थी उनको जला दिया, ये भी कसर के नहीं थे। द डिफीट शूक द डेक्कनी अलायंस अगेंस्ट द मुगल, हाउएवर अंबर कंटिन्यू हिट रेजिस्टेंस। तो बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने डेक्कन ने क्या कर लिया था भाई, मुगलों के साथ ठीक है साझेदारी कर ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंबर था वो अभी भी पूरे इन्हें एक कड़ी टक्कर देने में लगा हुआ था। टू कैरी फॉरवर्ड खाने खाना विक्ट्री, जहांगीर सेंड अ ग्रैंड आर्मी अंडर हिज सन प्रिंस खुर्रम। ठीक है, खाने खाना की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए जहांगीर ने एक बहुत बड़ी आर्मी भेजी, किसके साथ, अपने बेटे खुर्रम के साथ, जो आगे जाके हम जिन्हें शाहजहां के नाम से जानेंगे। एंड हिमसेल्फ मूव टू मांडू टू सपोर्ट द प्रिंस, और खुद कहाँ पर गए, मांडू गए प्रिंस को सपोर्ट करने के लिए। फेस्ड विद दिस थ्रेट अंबर हैड नो ऑप्शन बट टू सबमिट। इट इज सिग्निफिकेंट हाउएवर दैट द ट्रीटी ऑफ जहांगीर डिड नॉट ट्राई टू एनलार्ज द कॉन्क्वेस्ट मेड बाय द अकबर इन द डेक्कन। अब यहाँ पर देखो अंबर के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा, उसे सबमिट करना पड़ा। जहांगीर ने भी ज़्यादा कोई कोशिशें नहीं करी डेक्कन में आगे बढ़ने की जैसे अकबर ने करी थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं ज़्यादा कोशिशें करूंगा तो उतना ही वहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा, है ना। दिस वॉज नॉट ड्यू टू एनी मिलिट्री वीकनेस ऑन द पार्ट ऑफ जहांगीर एज हैज़ बीन इमेजिन, बट ड्यू टू डेलिब्रेट पॉलिसी, है ना। ऐसा नहीं था कि जहांगीर के पास कोई अच्छी आर्मी नहीं थी, उसके पास बहुत अच्छी आर्मी थी, उसको पता था जितना ज़्यादा आगे जाओगे वहाँ से देखो उतना ही उधर से भी लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। बट ड्यू टू डेलिब्रेट पॉलिसी अपेरेंटली जहांगीर डिड नॉट वांट टू एक्सटेंड मुगल कमिटमेंट इन द डेक्कन, इसलिए वो कोई ज़्यादा डेक्कन की तरफ जाना नहीं चाहता था। बिकम टू डीपली एम्ब्रॉयड इन इट्स affair. Moreover, he was still hopeful his moderation enabled the Deccani state to settle down, live in peace. लेकिन वो चाहता था कि सब जगह क्या हो जाए, पीस हो जाए। ठीक है, मुगलों के साथ किसी कोई से लड़ाई झगड़ा ना रहे कि हम बार बार लड़ते झगड़ते रहे। एज अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी जहांगीर ट्राई टू विन ओवर बीजापुर टू हिज साइड, लेकिन जहांगीर ये जरूर चाहता था कि बीजापुर को वो अपनी साइड ले ले, इसलिए वहाँ पर वो एक फरमान भी भेजता है आदिल शाह के लिए, और उस फरमान में वो आदिल शाह को बेटा बोलता है। डिस्पाइट दिस रिवर्सेस अंबर कंटिन्यू टू लीड द डेक्कनी स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल, लेकिन अभी भी अंबर नहीं हारा है। ठीक है, वो उसने वहाँ
सबमिट ज़रूर कर दिया, लेकिन वो फिर से वापस से स्ट्रगल करेगा मुगलों के खिलाफ, एंड देयर वॉज नो पीस इन द डेक्कन। इस वजह से डेक्कन में पीस नहीं आ पाता है। हाउएवर 2 years later द कंबाइंड डेक्कनी फोर्सेस अगेंस्ट सफर्ड अ सीवियर डिफीट एट द हैंड ऑफ द मुगल। असली 2 साल तक जो कंबाइंड डेक्कन की फोर्सेस थी वो बार बार सफ़र करती हैं मुगलों के हाथों, एंड अंबर हैड टू रीस्टोर ऑल द मुगल टेरिटरीज। अब इसमें हुआ क्या, ये जो अंबर है ये इसी बीच ने क्या कर लेगा, मुगल टेरिटरीज को रीस्टोर कर लेगा, एंड अनदर 14 कॉज ऑफ एडजॉइनिंग टेरिटरी। द डेक्कनी स्टेट हैड टू पे एन इंडेमनिटी ऑफ 5 लाख। द क्रेडिट फॉर दिस विक्ट्री वॉज गिवन टू द प्रिंस खुर्रम, और इसका हर्जाना भरेंगे जो वहाँ के जो दूसरे प्रिंस रहेंगे वो, ठीक है, जो डेक्कनी स्टेट है। द सेकेंड डिफीट कम टू सून आफ्टर द फर्स्ट finally shattered the united front of the Deccan state against the Mughal. The old rivalries among the Deccan state now came to the surface. Amber conducted a series of campaign. मतलब यहाँ आप ये मान लो कि जो अंबर है ये शांत नहीं बैठेगा, ये बार बार कंट्रोल करेगा, फिर चीज़ें इसके हाथ से जाएंगी, फिर कंट्रोल करेगा, फिर चीज़ें इसके हाथ से जाएंगी, ऐसे होता रहेगा। कि शोलापुर पर भी अपना कंट्रोल करना चाहता था, और इसने बीजापुर के खिलाफ भी कर दिया, क्योंकि अभी तो उसको पता था कि बीजापुर भी भाई इसका तो रहा नहीं है, बीजापुर वाले भी मुगलों के साथ मिल गए हैं। शोलापुर को भी कंट्रोल करना चाहता था। बाय अ रैपिड मूवमेंट अंबर रीच द बीजापुर कैपिटल, और अपने ऐसे रैपिड मूवमेंट को करते करते जो अंबर है ये बीजापुर के कैपिटल तक पहुंच जाता है। बर्न द न्यू कैपिटल ऑफ नौरसपुर बिल्ड बाय द इब्राहिम आदिल शाह, और बीजापुर पहुंचते ही आदिल शाह की वहाँ पर जो दूसरी कैपिटल थी उसको पूरी तरह से जला देता है। अभी आप सोच रहे हो ये इब्राहिम आदिल शाह वही है जिसने मलिक अंबर की शुरुआत में बहुत मदद करी, लेकिन अब जब अंबर को पता चल गया कि भाई अब ये आदिल शाह मैंने किसी काम का नहीं है, ये तो मुगलों का हो चुका है, तो अब ये दोनों दुश्मन बन गए, है ना। दिस माइट बी रिगार्डेड द क्लाइमैक्स ऑफ द अंबर्स पावर। ऑल्दो अंबर शोड रिमार्केबल मिलिट्री स्किल। तो इस तरह से देखो चीज़ें चलती रही, है ना, लेकिन इस चीज़ में हम ये कहीं नहीं कह सकते कि जो अंबर है वो काबिल नहीं था। अंबर एक ऐसा रिमार्केबल मिलिट्री स्किल के साथ आया था जैसे डेक्कन की काफ़ी अस्त व्यस्त कर दिया था उसको। एनर्जी, डिटर्मिनेशन, उसकी अचीवमेंट भले ही कुछ टाइम के लिए थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी वो सही नहीं चल पाई, लेकिन देखो था तो उसमें कोई तो बात थी, हम ये बोल सकते हैं। द चीफ सिग्निफिकेंस ऑफ द राइज ऑफ अंबर हाउएवर दैट इज रिप्रेजेंटेड अ क्लियर रिकॉग्निशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ मराठा इन द डेक्कनी अफेयर्स, ठीक है। और इसी बीच कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एक निकल कर आई, है ना, जो देखने के लिए वो ये थी कि जो डेक्कन के जो कुछ भी मामला है भाई उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो मराठा ही है। मराठा जिसकी साइड है वही जीतेगा। शुरू में आपने देखा मलिक अंबर की तरफ से तो मलिक अंबर जीत रहा था, मलिक अंबर ने उनके साथ अच्छे से अपना बिहेवियर नहीं रखा तो वो मुगलों की तरफ जीत गए, तो मुगलों की पावर बढ़ने लगी डेक्कन में। तो ये चीज़ें समझ में आ गई थी। द सक्सेस ऑफ द मराठाज अंडर द लीडरशिप ऑफ मलिक अंबर गेव देम कॉन्फिडेंस, और मराठा भी अब इस बात को समझ चुके थे। अभी तो वो इनके अंडर काम कर रहे थे, लेकिन अब जो मराठा थे वो समझ चुके थे कि हम देखो जो हम जिसकी भी तरफ जाते हैं वही जीतता है, तो क्यों ना हम क्या करें, हम इंडिपेंडेंटली रूल करें, हम क्यों किसी के लिए काम करें। मलिक अंबर ट्राई टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द निजाम शाही स्टेट बाय इंट्रोड्यूसिंग टोडरमल सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। मलिक अंबर ने देखो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुधार के लिए जो टोडरमल सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का उसको भी इंट्रोड्यूस किया था, और उसने जो ओल्ड सिस्टम था इजारा, है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता था उसको हटा दिया था, विच वॉज र्यूनियस फॉर द पीजन एंड अडॉप्टेड जब्ती सिस्टम, और जब्ती सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था। आफ्टर 1622 व्हेन द डेक्कन वर टर्मोइल ड्यू टू द रिबेलियन ऑफ प्रिंस खुर्रम अगेंस्ट जहांगीर, मलिक अंबर वॉज एबल टू रिकवर वंस अगेन। अब देखो मलिक अंबर फिर से फायदा उठाएगा कब, जब प्रिंस खुर्रम का झगड़ा हो जाएगा जहांगीर के साथ। देखो जैसे अकबर को यहाँ पर क्या कहते हैं, अकबर के खिलाफ कौन उठा था, जहांगीर, है ना, उसका खुद का बेटा। वही अब जहांगीर के सामने चीज़ें आ रही हैं कि जहांगीर के सामने उसका बेटा खुर्रम मतलब शाहजहाँ अब उसके खिलाफ खड़ा होगा, और शाहजहाँ के खिलाफ आपको पता है कौन खड़ा था, औरंगजेब खड़ा था। मलिक अंबर वॉज एबल टू रिकवर वंस अगेन, और जब देखा इन दोनों बाप बेटों का झगड़ा चल रहा है जहांगीर का और खुर्रम का, इस वजह से जो चीज़ें हैं वो बहुत बिगड़ रही हैं, मलिक अंबर ने इसी का फायदा उठाया और अपनी जो पुरानी ओल्ड टेरिटरीज थी उनको वापस से रिस्टोर कर लिया, विच हैड बीन सीडेड टू द मुगल, जो कि मुगलों के हाथ में चली गई थी। जहांगीर्स अटेम्प्ट्स एट कंसोलिडेटिंग द मुगल पोजीशन in the Deccan was thus frustrated. However, the long-range benefits to Ahmednagar for reopening the disputes with the Mughal may be considered doubtful. देखो इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी चीज़ें होने के बाद भी, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी तरह से जो डिस्प्यूट्स थे डेक्कन के साथ वो मुगलों के कभी सुधार हुआ ही नहीं, हमेशा डाउटफुल रहे। इट लेड टू द सिचुएशन इन विच द शाहजहाँ डिसाइडेड दैट ही हैड नो अल्टरनेटिव बट टू एक्सटिंग्विश अहमदनगर एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। अब शाहजहाँ को भी क्लियर हो गया था कि भैया छोड़ो, इन्हें इंडिपेंडेंटली रूल करने दो। मलिक अंबर ब्रेथ हिज लास्ट इन 1626। अब मलिक अंबर की डेथ कब हुई थी, 1626 में हो गई थी, जब वो 80 साल का था। आप देख सकते हो खूब लड़ा है, खूब जिया भी है, अपने मन की भी करी है, ठीक है, सब चीज़ें उसने अपनी लाइफ में वो देख कर गया है। बट द बिटर फ्रूट ऑफ हिज लेगेसी हैड टू बी रीप्ड बाय हिज सक्सेसर। ओके,
अच्छी बुरी सब चीज़ें देख कर गया। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटिंक्शन ऑफ अहमदनगर, एक्सेप्टेंस ऑफ मुगल सजनिटी बाय बीजापुर एंड गोलकोंडा। इसे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।